चैप्टर 4 टेस्ला कॉइल और ट्रांसफॉर्मर की खोज। प्रत्येक रेडियो और टीवी का मूल भाग। कुछ समय के लिए मैंने खुद को मशीनों की कल्पना करने और नए रूप तैयार करने के गहन आनंद में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। ये खुशी की एक मानसिक अवस्था थी जो मैंने जीवन में कभी भी नहीं देखी थी। विचार एक निर्बाध धारा में आते थे और मेरे सामने एकमात्र कठिनाई उन्हें मजबूती से थामे रखना था। मैंने जिन उपकरणों की कल्पना की थी वे मेरे लिए हर विवरण में बिल्कुल वास्तविक और मूर्त थे, यहाँ तक कि घिसाव के सबसे छोटे निशान और निशान भी। मैं लगातार चलने वाली मोटरों की कल्पना करके प्रसन्न होता था, क्योंकि इस तरह वे मन की आंखों के सामने एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करती थीं। जब प्राकृतिक झुकाव एक भावुक इच्छा में विकसित होता है तो व्यक्ति 7 लीग के जूते पहनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। 2 महीने से भी कम समय में मैंने लगभग सभी प्रकार की मोटरों और सिस्टम के संशोधनों को विकसित किया जो अब मेरे नाम से पहचाने जाते हैं और जिन्हें दुनिया भर में कई अन्य नामों से इस्तेमाल किया जाता है। ये शायद दैवीय था कि अस्तित्व की आवश्यकताओं ने मन की इस विनाशकारी गतिविधि को अस्थायी रूप से रोक दिया। मैं टेलीफोन उद्यम के बारे में एक समय से पहले की रिपोर्ट के कारण बुडापेस्ट आया था और जैसा कि भाग्य की विडंबना थी, मुझे हंगरी सरकार के केंद्रीय टेलीग्राफ कार्यालय में ड्राफ्ट्समैन के रूप में एक पद स्वीकार करना पड़ा, जिस वेतन का खुलासा न करना मैं अपना विशेषाधिकार समझता हूँ। सौभाग्य से मैंने जल्द ही इंस्पेक्टर इन चीफ का ध्यान आकर्षित किया और उसके बाद मुझे नए प्रतिष्ठानों के संबंध में गणना, डिज़ाइन और अनुमान लगाने के लिए नियुक्त किया गया। जब तक कि टेलीफोन एक्सचेंज शुरू नहीं हुआ तब मैंने उसका कार्यभार संभाला। इस कार्य के दौरान मैंने जो ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया वह सबसे मूल्यवान था और इस रोजगार ने मुझे अपनी आविष्कारशील क्षमताओं का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए। मैंने सेंट्रल स्टेशन के उपकरण में कई सुधार किए और एक टेलीफोन रिपीटर या एम्पलीफायर को परिपूर्ण बनाया, जिसका कभी पेटेंट नहीं कराया गया या सार्वजनिक रूप से वर्णन नहीं किया गया, लेकिन आज भी यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। मेरे कुशल सहयोग के सम्मान में उपक्रम के आयोजक श्री पुस्कास ने बुडापेस्ट में अपने व्यवसाय का निपटान करने पर मुझे पेरिस में एक पद की पेशकश की, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मैं उस जादुई शहर की गहरी छाप को कभी नहीं भूल सकता जो मेरे दिमाग पर बनी। अपने आगमन के बाद कई दिनों तक मैं इस नए नज़ारे को देखकर पूरी तरह हैरान होकर सड़कों पर घूमता रहा। आकर्षण कई और अनूठे थे, लेकिन अफसोस आय मिलते ही खर्च हो गई। जब श्री पुस्कास ने मुझसे पूछा कि मैं नए क्षेत्र में कैसे काम कर रहा हूं, तो मैंने स्थिति का सटीक वर्णन करते हुए कहा कि महीने के आखिरी 29 दिन सबसे कठिन होते हैं। मैंने एक बहुत ही कठिन जीवन जिया जिसे अब रूजवेल्टियन फैशन कहा जाएगा। हर सुबह मौसम की परवाह किए बिना मैं बुलेवार्ड सेंट मार्सेल से, जहां मैं रहता था, सीन पर एक स्नानघर में जाता था, पानी में डुबकी लगाता, 27 बार चक्कर लगाता और फिर 1 घंटे तक पैदल चलकर आइवरी पहुंचता, जहां कंपनी का कारखाना स्थित था। वहां मैं 7:30 बजे लकड़ी काटने वाले का नाश्ता करता और फिर दोपहर के भोजन के समय का बेसब्री से इंतजार करता। इस बीच वर्क्स के मैनेजर श्री चार्ल्स बचेला, जो एडिसन के घनिष्ठ मित्र और सहायक थे, के लिए सख्त मेवे तोड़ता। यहाँ मेरा संपर्क कुछ अमेरिकियों से हुआ जो बिलियर्ड्स में मेरी दक्षता के कारण मेरे बहुत मुरीद हो गए। इन लोगों को मैंने अपने आविष्कार के बारे में बताया और उनमें से एक श्री डी कनिंघम फोरमैन थे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने स्टॉक कंपनी बनाने का प्रस्ताव रखा। मुझे ये प्रस्ताव बेहद हास्यास्पद लगा। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका क्या मतलब है, सिवाय इसके कि यह काम करने का एक अमेरिकी तरीका है। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला और अगले कुछ महीनों में मुझे पावर प्लांट की समस्याओं को ठीक करने के लिए फ्रांस और जर्मनी में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी पड़ी। पेरिस लौटने पर मैंने कंपनी के प्रशासकों में से एक श्री राव को उनके डायनामो को बेहतर बनाने की योजना सौंपी और मुझे एक अवसर दिया गया। मेरी सफलता पूरी तरह सफल रही और प्रसन्न निदेशकों ने मुझे स्वचालित नियामक विकसित करने का विशेषाधिकार दिया, जो बहुत वांछित थे। कुछ ही समय बाद स्ट्रासबर्ग, अल्सेस में नए रेलवे स्टेशन पर स्थापित प्रकाश संयंत्र में कुछ समस्या आ गई।
वायरिंग दोषपूर्ण थी और उद्घाटन समारोह के अवसर पर पुराने सम्राट विलियम आई की उपस्थिति में एक दीवार का एक बड़ा हिस्सा शॉर्ट सर्किट के माध्यम से उड़ गया। जर्मन सरकार ने संयंत्र लेने से इनकार कर दिया और फ्रांसीसी कंपनी को गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ा। जर्मन भाषा के मेरे ज्ञान और पिछले अनुभव के कारण मुझे मामलों को ठीक करने का कठिन कार्य सौंपा गया और 1883 की शुरुआत में मैं उस मिशन पर स्ट्रासबर्ग गया। उस शहर में हुई कुछ घटनाओं ने मेरी स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक अजीब संयोग से बाद में प्रसिद्धि पाने वाले कई लोग उस समय के आसपास वहां रहते थे। बाद के जीवन में मैं कहा करता था, उस पुराने शहर में महानता के जीवाणु थे। दूसरों को बीमारी लग गई, लेकिन मैं बच गया। व्यावहारिक कार्य, पत्राचार और अधिकारियों के साथ बैठकें मुझे दिन रात व्यस्त रखती थीं, लेकिन जैसे ही मैं सक्षम हुआ, मैंने रेल रोड स्टेशन के सामने एक यांत्रिक दुकान में एक साधारण मोटर के निर्माण का बीड़ा उठाया, अपने साथ पेरिस से उस उद्देश्य के लिए कुछ सामग्री भी लाया। हालांकि प्रयोग की परिणति उस वर्ष की गर्मियों तक टल गई, जब मुझे आखिरकार अलग अलग चरण की वैकल्पिक धाराओं द्वारा किए गए रोटेशन को देखने का संतोष हुआ, और बिना स्लाइडिंग संपर्क या कम्यूटेटर के, जैसा कि मैंने 1 साल पहले सोचा था। यह एक शानदार खुशी थी, लेकिन पहले रहस्योद्घाटन के बाद खुशी के उन्माद के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती। मेरे नए मित्रों में शहर के भूतपूर्व मेयर श्री सॉजन भी थे, जिन्हें मैं पहले से ही इस और मेरे अन्य आविष्कारों से परिचित करा चुका था और जिनका सहयोग पाने के लिए मैंने प्रयास किया था। वे मेरे प्रति सच्चे थे और उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को कई धनी व्यक्तियों के समक्ष रखा, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वे हर संभव तरीके से मेरी मदद करना चाहते थे और 1 जुलाई 1917 का दिन मुझे उस आकर्षक व्यक्ति से प्राप्त सहायता के एक रूप की याद दिलाता है, जो वित्तीय नहीं था, लेकिन फिर भी सराहनीय था। 1870 में, जब जर्मनों ने देश पर आक्रमण किया, श्री सॉजन ने 1801 के सेंट एस्टेफ के एक बड़े हिस्से को दफना दिया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उस कीमती पेय को पीने के लिए वे मुझसे अधिक योग्य व्यक्ति को नहीं जानते। मैं कह सकता हूं कि यह उन अविस्मरणीय घटनाओं में से एक है, जिनका मैंने उल्लेख किया है। मेरे मित्र ने मुझसे आग्रह किया कि मैं जल्द से जल्द पेरिस लौट जाऊं और वहां सहायता प्राप्त करूं। मैं ये काम करने के लिए उत्सुक था, लेकिन मेरा काम और बातचीत लंबी खींच रही थी, क्योंकि मुझे कई तरह की छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे कई बार स्थिति निराशाजनक लगती थी। जर्मन की संपूर्णता और दक्षता का अंदाजा देने के लिए मैं यहाँ एक मज़ेदार अनुभव का जिक्र कर सकता हूँ। 16 सी.पी. का एक तापदीप्त लैंप एक दालान में रखा जाना था, और उचित स्थान का चयन करने के बाद मैंने मोन्टेर को तार चलाने का आदेश दिया। कुछ समय तक काम करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इंजीनियर से परामर्श किया जाना चाहिए और यह किया गया। बाद वाले ने कई आपत्तियां की, लेकिन अंततः सहमत हो गए कि लैंप को मेरे द्वारा निर्दिष्ट स्थान से 2 इंच की दूरी पर रखा जाना चाहिए, जिसके बाद काम आगे बढ़ा। फिर इंजीनियर चिंतित हो गया और उसने मुझसे कहा कि इंस्पेक्टर एवडेक को सूचित किया जाना चाहिए। उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को बुलाया गया, उन्होंने जांच की, बहस की और फैसला किया कि लैंप को 2 इंच पीछे खिसकाया जाना चाहिए, जो कि मैंने चिन्हित किया था। हालांकि कुछ ही समय में एवडेक को खुद ही डर लगने लगा और उन्होंने मुझे सलाह दी कि उन्होंने इस मामले के बारे में ओबर इंस्पेक्टर हिरोनिमस को सूचित कर दिया है और मुझे उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। ओबर इंस्पेक्टर को अन्य जरूरी कामों से मुक्त होने में कई दिन लग गए, लेकिन आखिरकार वे आए और 2 घंटे की बहस के बाद उन्होंने लैंप को 2 इंच आगे खिसकाने का फैसला किया। मेरी उम्मीदें कि यह अंतिम कार्य था तब टूट गईं जब ओबर इंस्पेक्टर वापस लौटे और मुझसे कहा, रेगियरक्स रात फुनके ने विशेष रूप से कहा है कि मैं उनकी स्पष्ट स्वीकृति के बिना इस लैंप को रखने का आदेश देने की हिम्मत नहीं करूंगा। तदनुसार उस महान व्यक्ति के दौरे की व्यवस्था की गई। हमने सुबह सुबह सफाई और पॉलिशिंग शुरू कर दी, और जब फुनके अपने दल के साथ आए तो उनका औपचारिक स्वागत किया गया। 2 घंटे की विचार विमर्श के बाद उन्होंने अचानक कहा, मुझे जाना चाहिए, और छत पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए उन्होंने मुझे वहां लैंप रखने का आदेश दिया।
ये बिल्कुल वही जगह थी जिसे मैंने शुरू में चुना था। इस तरह दिन ब दिन बदलाव होते रहे, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर इसे हासिल करने के लिए दृढ़ था और अंत में मेरे प्रयासों को पुरस्कृत किया गया। 1884 के वसंत तक सभी मतभेदों को सुलझा लिया गया, संयंत्र ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया और मैं सुखद प्रत्याशा के साथ पेरिस लौट आया। प्रशासकों में से एक ने मुझे सफल होने की स्थिति में उदार मुआवजे का वादा किया था, साथ ही उनके डायनामो में मेरे द्वारा किए गए सुधारों पर उचित विचार किया था और मुझे एक पर्याप्त राशि प्राप्त करने की उम्मीद थी। 3 प्रशासक थे, जिन्हें मैं सुविधा के लिए बी और सी के रूप में नामित करूंगा। जब मैंने ए से मुलाकात की तो उसने मुझे बताया कि बी का कहना है। इस सज्जन ने सोचा कि केवल सी ही निर्णय ले सकता है और बाद वाला पूरी तरह से आश्वस्त था कि ए के पास अकेले ही कार्य करने की शक्ति थी। इस सर्कुलस विसियस के कई चक्कर लगाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा इनाम स्पेन में एक महल था। विकास के लिए पूंजी जुटाने के मेरे प्रयासों की पूरी तरह से विफलता एक और निराशा थी, और जब श्री बैचलर ने एडिसन मशीनों को फिर से डिज़ाइन करने के उद्देश्य से मुझे अमेरिका जाने के लिए दबाव डाला, तो मैंने स्वर्णिम वादे की भूमि में अपना भाग्य आजमाने का निश्चय किया। लेकिन मौका लगभग चूक गया था। मैंने अपनी मामूली संपत्तियों को तरलीकृत किया, आवास सुरक्षित किया और खुद को रेलवे स्टेशन पर पाया जब ट्रेन चल रही थी। उस पल मैंने पाया कि मेरे पैसे और टिकट गायब थे। क्या करना है, ये सवाल था। हरक्यूलिस के पास विचार करने के लिए बहुत समय था, लेकिन मुझे ट्रेन के साथ साथ दौड़ते हुए निर्णय लेना था। मेरे मस्तिष्क में कंडेंसर दोलनों की तरह विपरीत भावनाएं उमड़ रही थीं। निपुणता की मदद से संकल्प ने सही समय पर जीत हासिल की और सामान्य अनुभव से गुजरने के बाद तुच्छ और अप्रिय के रूप में मैं अपने सामान के अवशेषों, कुछ कविताओं और लेखों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने में कामयाब रहा, जो मैंने लिखे थे, और एक अनसुलझे अभिन्न और मेरी उड़ान मशीन के समाधान से संबंधित गणनाओं का एक पैकेज। यात्रा के दौरान मैं ज्यादातर समय जहाज के पिछले हिस्से में बैठा रहा और किसी को पानी में डूबने से बचाने के मौके की तलाश में रहा, बिना किसी खतरे के बारे में सोचे। बाद में जब मैंने कुछ व्यावहारिक अमेरिकी समझ हासिल कर ली, तो मैं याद करके कांप उठा और अपनी पिछली मूर्खता पर अचंभित हुआ। एडिसन से मुलाकात मेरे जीवन की एक यादगार घटना थी। मैं इस अद्भुत व्यक्ति पर आश्चर्यचकित था, जिसने बिना किसी प्रारंभिक लाभ और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के इतना कुछ हासिल किया था। मैंने 1 दर्जन भाषाएं सीखीं, साहित्य और कला में गहराई से डूबा और अपने सबसे अच्छे साल पुस्तकालयों में बिताए, जहां न्यूटन के प्रिंसिपिया से लेकर पॉल डी कॉक के उपन्यासों तक मेरे हाथ में जो भी आया उसे पढ़ा और मुझे लगा कि मेरा अधिकांश जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन मुझे ये समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि यह सबसे अच्छी चीज़ थी जो मैं कर सकता था। कुछ ही हफ्तों में मैंने एडिसन का विश्वास जीत लिया और यह इस तरह हुआ। एस ओरेगॉन उस समय का सबसे तेज यात्री स्टीमर था, जिसमें ये दोनों विशेषताएं थीं। इसकी लाइटिंग मशीनें खराब हो गई थीं और इसकी नौकायन में देरी हो गई थी। चूंकि सुपर स्ट्रक्चर उनके इंस्टॉलेशन के बाद बनाया गया था, इसलिए उन्हें होल्ड से निकालना असंभव था। यह एक गंभीर स्थिति थी और एडिसन बहुत परेशान थे। शाम को मैंने अपने साथ आवश्यक उपकरण लिए और जहाज पर चढ़ गया, जहां मैं रात के लिए रुका था। डायनामो खराब स्थिति में थे, कई शॉर्ट सर्किट और ब्रेक थे, लेकिन चालक दल की सहायता से मैं उन्हें अच्छी स्थिति में लाने में सफल रहा। सुबह 5 बजे जब मैं दुकान की ओर जाते हुए फिफ्थ एवेन्यू से गुजर रहा था, तो मैं एडिसन से बैचलर और कुछ अन्य लोगों के साथ मिला जब वे सोने के लिए घर लौट रहे थे। यहाँ हमारा पेरिसवासी रात में इधर उधर भाग रहा है, उन्होंने कहा। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ओरेगन से आ रहा हूँ और दोनों मशीनों की मरम्मत कर चुका हूँ, तो उन्होंने चुपचाप मेरी ओर देखा और बिना कुछ कहे चले गए। लेकिन जब वे कुछ दूर चले गए तो मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना, बैचलर, यह एक अच्छा आदमी है। और उस समय से मुझे काम को निर्देशित करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। लगभग 1 साल तक मेरे नियमित घंटे सुबह 10:30 बजे से लेकर अगली सुबह 5 बजे तक थे, बिना किसी अपवाद के। एडिसन ने मुझसे कहा, मेरे पास बहुत से मेहनती सहायक हैं, लेकिन आप सबसे आगे हैं।
इस अवधि के दौरान मैंने 24 अलग अलग प्रकार की मानक मशीनें डिज़ाइन की, जिनमें छोटे कोर और एक समान पैटर्न थे, जिन्होंने पुरानी मशीनों की जगह ले ली। प्रबंधक ने मुझे इस कार्य को पूरा करने पर $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन यह एक व्यावहारिक मजाक निकला। इससे मुझे बहुत बड़ा झटका लगा और मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद कुछ लोगों ने मेरे नाम से आर्कलाइट कंपनी बनाने का प्रस्ताव मेरे पास रखा, जिस पर मैंने सहमति जताई। आखिरकार मोटर विकसित करने का अवसर मिला, लेकिन जब मैंने अपने नए सहयोगियों से इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा, नहीं, हमें आर्क लैंप चाहिए। हमें आपकी इस प्रत्यावर्ती धारा की परवाह नहीं है। 1886 में आर्क लाइटिंग की मेरी प्रणाली को पूर्ण किया गया और इसे कारखाने और नगर निगम की लाइटिंग के लिए अपनाया गया, और मैं स्वतंत्र था, लेकिन मेरे पास काल्पनिक मूल्य के स्टॉक के एक सुंदर उत्कीर्ण प्रमाण पत्र के अलावा कोई अन्य संपत्ति नहीं थी। फिर नए माध्यम में संघर्ष की अवधि आई जिसके लिए मैं उपयुक्त नहीं था, लेकिन अंत में पुरस्कार मिला और अप्रैल 1887 में टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी का गठन किया गया, जिसमें एक प्रयोगशाला और सुविधाएं प्रदान की गईं। मैंने वहां जो मोटरें बनाईं, वे बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने कल्पना की थी। मैंने डिज़ाइन को बेहतर बनाने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि केवल चित्रों को वैसा ही पुनरुत्पादित किया जैसा कि वे मेरी दृष्टि में दिखाई दिए, और संचालन हमेशा वैसा ही रहा जैसा मैंने उम्मीद की थी। 1888 की शुरुआत में मोटरों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए वेस्टिंगहाउस कंपनी के साथ एक व्यवस्था की गई थी, लेकिन अभी भी बड़ी कठिनाइयों को दूर करना बाकी था। मेरी प्रणाली कम आवृत्ति धाराओं के उपयोग पर आधारित थी और वेस्टिंगहाउस के विशेषज्ञों ने परिवर्तन में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से 133 चक्रों को अपनाया था। वे अपने उपकरणों के मानक रूपों से अलग नहीं होना चाहते थे और मेरे प्रयासों को मोटर को इन परिस्थितियों के अनुकूल बनाने पर केंद्रित करना था। एक और आवश्यकता 2 तारों पर इस आवृत्ति पर कुशलतापूर्वक चलने में सक्षम मोटर का उत्पादन करना था, जो एक आसान उपलब्धि नहीं थी। 1889 के अंत में, हालांकि पिट्सबर्ग में मेरी सेवाएं अब आवश्यक नहीं रहीं, मैं न्यूयॉर्क लौट आया और ग्रैंड स्ट्रीट पर एक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य फिर से शुरू किया, जहां मैंने तुरंत उच्च आवृत्ति मशीनों का डिज़ाइन शुरू किया। इस अज्ञात क्षेत्र में निर्माण की समस्याएं नई और काफ़ी अजीब थीं, और मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैंने प्रेरक प्रकार को अस्वीकार कर दिया, इस डर से कि यह सही साइन तरंगे नहीं दे सकता है, जो अनुनाद क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं होता, तो मैं खुद को बहुत सारे श्रम से बचा सकता था। उच्च आवृत्ति वाले ऑल्टरनेटर की एक और हतोत्साहित करने वाली विशेषता गति की अस्थिरता थी, जो इसके उपयोग पर गंभीर सीमाएं लगाने की धमकी देती थी। मैंने अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के समक्ष अपने प्रदर्शनों में पहले ही उल्लेख किया था कि कई बार धुन खो गई थी, जिसके कारण पुनः समायोजन की आवश्यकता थी, और अभी तक मुझे वह नहीं पता था जो मैंने बहुत बाद में खोजा था, इस तरह की मशीन को एक ऐसी गति से संचालित करने का साधन जो इस हद तक स्थिर हो कि भार के चरम सीमाओं के बीच एक चक्कर के एक छोटे से अंश से अधिक भिन्न न हो। कई अन्य विचारों से विद्युत दोलनों के उत्पादन के लिए एक सरल उपकरण का आविष्कार करना वांछनीय प्रतीत हुआ। 1856 में लॉर्ड केल्विन ने कंडेंसर डिस्चार्ज के सिद्धांत को उजागर किया था, लेकिन उस महत्वपूर्ण ज्ञान का कोई व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं किया गया था। मैंने संभावनाओं को देखा और इस सिद्धांत पर प्रेरण तंत्र के विकास का बीड़ा उठाया। मेरी प्रगति इतनी तेज थी कि मैं 1891 में अपने व्याख्यान में 5 इंच की चिंगारी देने वाली कुंडली का प्रदर्शन करने में सक्षम था। उस अवसर पर मैंने इंजीनियरों को नई विधि द्वारा परिवर्तन में शामिल एक दोष के बारे में खुलकर बताया, अर्थात स्पार्क गैप में कमी। बाद की जांच से पता चला कि कोई भी माध्यम इस्तेमाल किया जाए, चाहे वह हवा हो, हाइड्रोजन हो, पारा वाष्प हो, तेल हो या इलेक्ट्रॉनों की धारा हो, दक्षता एक जैसी ही होती है। ये यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण के नियम की तरह ही एक नियम है। हम एक वजन को एक निश्चित ऊंचाई से लंबवत नीचे गिरा सकते हैं, या इसे किसी भी घुमावदार रास्ते से निचले स्तर तक ले जा सकते हैं। ये काम की मात्रा के संबंध में अप्रासंगिक है। सौभाग्य से ये कमी घातक नहीं है,
क्योंकि अनुनाद के उचित अनुपात से 85% की दक्षता वाले सर्किट प्राप्त किए जा सकते हैं। आविष्कार की मेरी प्रारंभिक घोषणा के बाद से ये सार्वभौमिक उपयोग में आ गया है और कई विभागों में क्रांति ला दी है, लेकिन इससे भी बड़ा भविष्य इसका इंतजार कर रहा है। जब 1900 में मैंने 1000 फीट की शक्तिशाली डिस्चार्ज प्राप्त की और पूरे विश्व में विद्युत प्रवाहित की, तो मुझे अपनी ग्रैंड स्ट्रीट प्रयोगशाला में देखी गई पहली छोटी चिंगारी की याद आ गई और मैं उन अनुभूतियों से रोमांचित हो गया जो मुझे तब महसूस हुई थी जब मैंने घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी।